गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज की हम इस ऑनलाइन कक्षा में कक्षा 9th के दूसरे अध्याय पदार्थ की संरचना एवं अणु का दूसरे पार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। इस दूसरे पार्ट के आज पहला टॉपिक है अपनी गैस अवस्था। तो चलिए आज इसको शुरू करते हैं कि ये गैसीय अवस्था होती क्या है, या आप कह सकते हैं गैस स्टेट होती क्या है। तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है गैस अवस्था। गैस अवस्था। अब देखिए ये गैस अवस्था होती क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो पहले इसके आकार के बारे में बात करते हैं। आकार की अगर बात की जाए तो जो गैस का आकार है वो अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित। अब अनिश्चित क्यों होता है ये देखिए कि इसका जो आकार है वो अनिश्चित इसलिए होता है कि यह जिस पात्र में आप इसको डालोगे उस पात्र के अनुसार ही अपना क्या ले लेगा, आकार ले लेगी। इसलिए इसका आकार क्या होता है, अनिश्चित। अब दूसरे पॉइंट के बारे में अगर इसके आयतन के बारे में बात की जाए कि इसका आयतन क्या होता है। जब इसके आयतन के बारे में बात करते हैं तो इसका आयतन भी क्या होता है, अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित होता है। अब अनिश्चित होने का जो कारण है, क्या कारण है वो देखिए कि आयतन अनिश्चित होता है तो ये क्या करते हैं कि पात्र के आकार के अनुसार अपना आयतन ले लेते हैं। यानी कि जिस आकार का पात्र है उस पात्र के आकार का ही ये क्या कर लेते हैं, अपना आयतन ग्रहण कर लेते हैं। चलिए इसके अगले बिंदु के बारे में चलते हैं। अगर अगले बिंदु के बारे में बात की जाए तो इसके घनत्व के बारे में। अगर गैस के घनत्व की बात की जाए तो जो गैसों का घनत्व है वो क्या होता है, अत्यंत कम होता है। क्या होता है? अत्यंत कम होता है। यानी कि ठोस और द्रव की अपेक्षा बहुत ही कम इसका घनत्व होता है। अगला इसका जो आता है वो आता है संपीड्यता का गुण। कौन सा गुण? संपीड्यता का गुण। संपीड्यता के गुण के बारे में बात की जाए तो जो गैसें हैं उनमें संपीड्यता अत्यधिक होती है। क्या होती है? अत्यधिक। अत्यधिक होती है। ठीक है। यानी कि गैसों में जो संपीड्यता का गुण है वो बहुत अधिक पाया जाता है। अब अगर हम इसके अंतराणुक बल के बारे में बात करें तो इसमें अंतराणुक बल अंतराणुक जो बल है वो क्या होता है, इसमें अंतराणुक जो आकर्षण बल है वो नगण्य के बराबर होता है। किसके बराबर? नगण्य के बराबर। क्या होता है? नगण्य के बराबर। अर्थात इसके कणों के मध्य अंतराणुक बल बहुत ही कम पाया जाता है। अब आता है विसरण। अगर विसरण के बारे में बात की जाए तो इन गैसों में क्या होता है, विसरण हुए वो बहुत ही अधिक होता है। अर्थात ये बहुत ही फैलती है, बहुत अधिक होता है। क्या होता है? विसरण बहुत अधिक होता है। क्या होता है? विसरण है वो बहुत ही अधिक होता है। अब इसी कारण आप देखते हैं कि जो ये गैसों के मध्य की जो कणों के मध्य की जो दूरी है वो अत्यधिक दूरी होती है। यानी कि जो कण है वो बहुत दूर दूर होते हैं। इनको क्या किया जा सकता है कि अधिक दाब लगाकर, क्या लगाकर? अधिक दाब। यानी कि अधिक दाब और
कम ताप, यानी कि हाईएस्ट प्रेशर और लोवेस्ट टेम्परेचर, यानी कि इन गैसों पर अधिक दाब तथा कम ताप लगाकर इनको नजदीक में लाकर या पास में लाकर इनको द्रवित किया जाता है। क्या किया जाता है? द्रवित, लिक्विफाइड। क्या किया जाता है? लिक्विफाइड। ठीक है। अब गैस में आपने दो नाम सुने हैं, एक होता है एलपीजी और एक होता है सीएनजी। सीएनजी का पूरा नाम होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस और एलपीजी का होता है द्रवित प्राकृतिक गैस। ठीक है, चलिए ये हुई थी अपनी जो गैस की पदार्थों की जो तीन भौतिक अवस्थाएं थी, ठोस, द्रव, गैस। अब अगर आपको बताया था कि जो एक होती है आपकी प्लाज्मा। क्या होती है? प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है देख लीजिए, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, इसको आप सिर्फ समझना। अब अगर प्लाज्मा के बारे में बात की जाए तो प्लाज्मा है वो पृथ्वी पर क्या होती है? द्रव्य की सामान्य अवस्था तो नहीं है, यानी कि सामान्य अवस्था तो ये नहीं है, लेकिन क्या होता है इसमें कि ये संभावना इसकी होती है कि ये ब्रह्मांड में क्या हो सकती है? सर्वाधिक पदार्थों की अवस्था प्लाज्मा ही है। यानी कि ऐसा बताया जा रहा है कि ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ है उनकी सर्वाधिक जो अवस्था होती है वो कौन सी होती है? प्लाज्मा होती है। अब प्लाज्मा में क्या होता है कि इसके कण जो है वो अत्यधिक ऊर्जा वाले होते हैं। क्या होते हैं? अत्यधिक ऊर्जा वाले भी होते हैं और इसके साथ साथ ये सबसे ज्यादा उत्तेजित भी होते हैं। क्या होते हैं? उत्तेजित। अब अगर इसके अगले बिंदु पर बात की जाए तो ये क्या होते हैं कि आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। किसके रूप में होते हैं? आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। जैसे अपन देखते हैं कि जो फ्लोरेंस ट्यूब्स है या आप नियॉन बल्ब है, ये जो क्या होते हैं, इसमें कौन सी गैस होती है? प्लाज्मा गैस होती है। कौन सी होती है? प्लाज्मा गैस होती है। अब अगर प्लाज्मा चमकती है तो वो किसके कारण चमकती है? कि ये जो प्लाज्मा के कारण ही जो सूर्य और तारों में चमक होती है, यानी कि सूर्य चमकते हैं, तारे चमकते हैं, वो किसके कारण चमकते हैं? प्लाज्मा के कारण ही चमकते हैं। चलिए अगली जो अपनी अवस्था थी बोस, इसका पूरा नाम होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या होता है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होती क्या है देखिए, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस। अब अगर इस बोस के बारे में बात की जाए या बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में बात की जाए तो ये क्या होती है कि सामान्य वायु के जो घनत्व है उसके 1,00,000वें भाग जितनी कम घनत्व वाली गैस है। यानी कि इसका जो घनत्व है वो वायु के घनत्व से 1/1,00,000वां भाग घनत्व से भी कम है। यानी कि इसका जो घनत्व है देखिए क्या होता है, ये रहा आपका वायु का घनत्व और इसका जो घनत्व होता है वायु के घनत्व से 1/1,00,000वें भाग के बराबर हो, 1,00,000वें भाग से भी कम होता है। अर्थात इसका घनत्व क्या है? बहुत ही कम होता है। ठीक है। अब अगर बात करें कि कम घनत्व पर भी तापमान ठंडा करने पर ही बोस अवस्था प्राप्त की जा सकती है। यानी कि अगर किसी तापमान को इतना कम करते हैं आप, तभी ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट यानी बोस गैस या बोस अवस्था प्राप्त की जा सकती है। अब इसकी खोज है वो सन 1920 में भारतीय वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। उन्होंने ही पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी। यानी कि सत्येंद्र नाथ बोस ने ही इस अवस्था के बारे में कुछ गणनाएं की थी। अब आगे क्या हुआ कि इन्हीं की गणनाओं के आधार पर वैज्ञानिक आइंस्टीन ने जो पदार्थ की नवी अवस्था की भविष्यवाणी की और इसे BEC अर्थात बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहा गया था। फिर हुआ यूं कि सन 2001 के अंदर क्या हुआ कि अमेरिका के एरी के कर्नल वोल्फगैंग और कैटरेले और कोर्ल ई विमेन को जो इस बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी में क्या प्रदान किया गया था? नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। तो ये है अपनी दोनों अवस्थाएं। कौन कौन सी अवस्थाएं? एक आपकी प्लाज्मा, दूसरी आपकी कौन सी? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब अगर हम बात करें इसके अगले बिंदु के बाद में
तो कक्षा 9th का जो अगला बिंदु है वो आता है आपका परमाणु। क्या आता है? परमाणु। अब अगर परमाणु के बारे में बात की जाए, एटम के बारे में बात की जाए, तो ये होता क्या है, इसके बारे में चर्चा कीजिए। मैं हेडिंग लगा देता हूं परमाणु। क्या लगा देता हूं? परमाणु। आप परमाणु बोल सकते हैं और आप इसको अंग्रेजी में एटम बोल सकते हैं, दोनों एक ही बात है। अब अगर परमाणु की बात की जाए कि ये परमाणु होता क्या है, तो जो सभी द्रव्यों की जो रचनात्मक इकाई होती है, क्या होती है? रचनात्मक इकाई। किसकी? द्रव्यों की। यानी कि आप लिख सकते हैं कि द्रव्यों की रचनात्मक इकाई। रचनात्मक इकाई यानी कि जो द्रव्यों की जो रचनात्मक इकाई होती है उसको क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है, एटम कहा जाता है। अब अगर बात करें तो ये जो परमाणु है वो अत्यंत ही सूक्ष्म कण होते हैं। क्या होते हैं? अत्यधिक ही सूक्ष्म कण होते हैं। और दूसरी बात में इसकी बात की जाए तो ये जो परमाणु होते हैं वो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं होते हैं, या स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं होते हैं। ये दो चीज बनाते हैं, एक बनाते अणु या आयन बनाते हैं, या ये जो अणु या आयन है वो अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर द्रव्यमान ये द्रव्य बनाते हैं, मैटर बनाते हैं। अर्थात जो ये स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं होते हैं और ये अणु या आयन बनाते हैं, और जो अणु और आयन बनाए वो क्या करते हैं? पुंजित होकर या एकत्रित होकर क्या बनाते हैं? आपका द्रव्य बनाते हैं, मैटर बनाते हैं। अब अगर परमाणु के बारे में थोड़ा आगे बढ़े तो डाल्टन जो थे उन्होंने बताया कि जो परमाणु सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, चाहे द्रव्य हो, जो द्रव्य है वो चाहे तत्व से बने हो, मिश्रण हो, या फिर आप कह सकते हैं यौगिक हो, यानी कि द्रव्य, तत्व, मिश्रण, यौगिक कुछ भी हो सूक्ष्म कणों से बना होता है। किससे बना होता है? सूक्ष्म कणों से। किससे बना होता है? सूक्ष्म कणों से। ये सूक्ष्म कणों से बने होते हैं और इन्हीं को क्या कहा जाता है? सूक्ष्म कणों को परमाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है, एटम कहा जाता है। अब अगर परमाणु के आकार के बारे में बात की जाए, इसके कणों के आकार के बारे में बात की जाए, तो होता क्या है, देखिए कि जो ये परमाणु है वो बहुत ही सूक्ष्मतम कण होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही सूक्ष्मतम कण, यानी कि इनका आकार बहुत ही छोटा होता है, यानी कि सूक्ष्मतम कण होते हैं। क्या होते हैं? सूक्ष्मतम कण। अब अगर सूक्ष्मतम कण के बाद इनके आकार की बात की जाए कि परमाणु का आकार लगभग कितना होता है, तो इसके आकार को अगर देखा जाए तो इसका आकार है वो होता है आपका 10 की घात -10 परास। ठीक है। अब अगर कुछ तत्वों के परमाणु के रूप में जो अस्तित्व में रह पाते हैं वो क्या बनाते हैं? आपको अणु और आयन बनाते हैं, आपको बता दिया। और जो ये अणु और आयन है वो पुंजित होकर या संग्रहित होकर किसका निर्माण करते हैं? द्रव्य का निर्माण करते हैं। और हम इसी द्रव्य को या मैटर को या पदार्थ को हम देख भी सकते हैं, अनुभव भी कर सकते हैं, छू भी सकते हैं और पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस भी कर सकते हैं। यह हुआ आपका परमाणु, जिसको कहा जाता है एटम। अब अगला टॉपिक आता है अपना अणु। क्या आता है? अणु, जिसको इंग्लिश में मॉलिक्यूल कहते हैं। मैं हेडिंग लगा देता हूं आपका अणु। इंग्लिश में लिख लो MOLECULE, मॉलिक्यूल। अब अगर अणु के बारे में बात की जाए
तो अणु होता क्या है सुन लीजिए, फिर इसको समझ लें। अणु है वो किसी तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम कण है। किसका? कि किसी तत्व या यौगिक का, तत्व या यौगिक का, तत्व या यौगिक का क्या है? सूक्ष्मतम कण, सूक्ष्मतम कण। किसका सूक्ष्मतम कण? तत्व या यौगिक का, जो क्या होता है कि स्वतंत्र रूप में रह सकता है। किस रूप में रह सकता है? स्वतंत्र रूप में रह सकता है या स्वतंत्र अस्तित्व में रह सकता है। जबकि जो परमाणु था वो स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह सकता था, लेकिन जो ये अणु है, मॉलिक्यूल है, वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। किस अवस्था में रह सकता है? स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अगर इसके आगे बात की जाए तो ये जो अणु होते हैं वो तत्व या यौगिक के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। किसके? तत्व या यौगिकों के, तत्व या यौगिकों के सभी गुणधर्म प्रदर्शित करता है या सभी गुणधर्म व्यक्त करता है। ठीक है। अब अगर इसके आगे बात की जाए तो ये जो अणु है वो दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है। किसका? दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह। किसका समूह? परमाणुओं का समूह। किसका होता है? दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध के द्वारा, किसके द्वारा? रासायनिक बंध के द्वारा, यानी कि केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंध, यानी कि दो परमाणुओं का समूह होता है जो रासायनिक बंधों के द्वारा क्या होते हैं? आपस में जुड़े होते हैं, जिनको अपन क्या कर सकते हैं? भौतिक विधियों के द्वारा या भौतिक प्रक्रियाओं के द्वारा इनको क्या नहीं किया जा सकता है? पृथक नहीं किया जा सकता है या विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अतः इन दो तीन चीजों को पढ़ने के बाद आप कह सकते हैं कि तत्व क्या हो, ये जो अणु है वो है किसी तत्व या यौगिक का क्या होता है? सूक्ष्मतम कण होता है जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है और क्या करता है कि उस यौगिक के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। वो क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। अगर अणु का आप उदाहरण देखें तो कुछ उदाहरण दे लीजिए, वैसे बहुत होते हैं लेकिन सभी बता नहीं सकते अभी। जैसे नमक का अणु, नमक का अणु, फास्फोरस का अणु, आदि। ठीक है। तो ये हुआ अपना परमाणु और अणु। क्या हुआ? परमाणु और अणु। अब परमाणु और अणु के बाद अगर हम बात करें तो क्या होता है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है अगला, कक्षा 9 के भी काम का है। कक्षा 9 के साथ साथ जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काम का है। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इनको आराम से समझिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिए, मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आप सबके सामने नहीं पूछ सकते तो आपकी जो भी जिज्ञासा है आप पूछिए, समझने की कोशिश कीजिए। आप अपने वीडियो पर सुझाव भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूँ आपके, अगर आपकी कुछ इच्छा है कि भाई समझ में नहीं आ रहा है ऐसे समझाओ तो भी बता सकते हैं। तो चलिए हम आगे बात करते हैं दरिवे के वर्गीकरण के बारे में या मैटर के भागों के बारे में। तो पहले ध्यान से समझ लीजिए, मैं एक सारणी बना रहा हूँ उसको। पदार्थ, अब जो इस पदार्थ का वर्गीकरण आप देख लीजिए। पहला होता है आपका तत्व। तत्व को इंग्लिश में कहा जाता है एलिमेंट। दूसरा होता है यौगिक, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है कंपाउंड। तीसरा होता है मिश्रण, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है
मिक्सचर। और ये जो मिश्रण है वो भी दो प्रकार का होता है, सममांगी मिश्रण और दूसरा कौन सा, विषमांगी मिश्रण। यानी कि जो द्रव्य है, पदार्थ है, मैटर है, उसको तीन भागों में आपने डिवाइड कर दिया। पहला कर दिया किसमें, पदार्थ को तत्व में, दूसरा यौगिक कंपाउंड में और तीसरा मिश्रण यानी कि मिक्सचर में। और जो मिक्सचर है या जो आपका मिश्रण है उसके भी दो भाग होते हैं, एक होता है कौन सा, सममांगी मिश्रण और दूसरा कौन सा होता है, विषमांगी मिश्रण। अब अगर आप तत्व के डिवाइडेशन के बारे में बात करें तो तत्व को भी तीन भागों में डिवाइडेड किया गया। पहला किया गया आपकी धातु, जिसको आप कह सकते हैं मेटल। दूसरा किस में विभाजित किया गया है आपका अधातु, जिसको आप कह सकते हैं नॉन मेटल। और तीसरा जो है भाग इसका उपधातु, और उसको आप अंग्रेजी में कह सकते हैं मेटेलॉइड। क्या कह सकते हैं, मेटेलॉइड। यानी कि तत्व को भी कितने भागों में, पहले वाला पेज देखिए आप, पदार्थ तीन भागों में, तत्व, यौगिक, मिश्रण। मिश्रण कितने हो गए, सममांगी और विषमांगी। उसके बाद तत्व को भी कितने भागों में डिवाइडेड कर दिया, तीन भागों में। कौन कौन से, धातु, अधातु और उपधातु। अब अगर बाद में तत्व हो गया, मिश्रण हो गया, अब अगर यौगिक के बारे में बात करें तो यौगिक को भी दो भागों में डिवाइडेड कर दिया गया। कितने भागों में, दो भागों में। यौगिक के दो भाग कौन कौन से देखिए, एक होता है कार्बनिक यौगिक। कौन सा होता है, कार्बनिक, जिसको आप अंग्रेजी में ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं। दूसरा होता है अकार्बनिक, जिसको आप अंग्रेजी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं। तो ये तो हुई आपके पदार्थ के वर्गीकरण की बात। यानी कि पदार्थ तीन भागों में, तत्व, यौगिक, मिश्रण। फिर मिश्रण दो भागों में डिवाइड हो गया। फिर तत्व कितने भागों में डिवाइड हो गया, तीन में। और यौगिक कितने में हो गया, दो में। तो ये तो हुए थे अपने पदार्थ के या द्रव्यों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, तो चलिए अपन पहले बात करते हैं किसके बारे में, तत्व के बारे में। क्या करते हैं, तत्व के बारे में, या आप कह सकते हैं एलिमेंट के बारे में। तत्व क्या होता है, देखिए विद्यार्थियों, कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर समझ में आया हो, लेक्चर अच्छा लगा हो तो भी आप अवश्य कमेंट कीजिए। आपके कमेंट्स ही, आपके सुझाव ही या आपके जो प्रत्युत्तर है वही तो हमें आगे नई ऊर्जा प्रदान करते हैं या हमें प्रोत्साहित करते हैं। तो इसलिए आप कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। टॉपिक है अपना तत्व, इंग्लिश में कहे तो इसका नाम है एलिमेंट। अब तत्व या एलिमेंट होता क्या है, अगर इसके बारे में बात की जाए तो वर्तमान में कुल 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। कितने तत्वों की, 118 तत्वों की, जिसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। जिसमें 192 तत्व तो है आपके प्राकृतिक, क्या है, प्राकृतिक। और जो बाकी 26 तत्व है वो है आपके कृत्रिम। कौन से, कृत्रिम। यानी कि वर्तमान में कितने तत्व खोजे जा चुके हैं, 118, जिनको कितने भागों में विभक्त, दो में। यानी कि जो 92 है, जो 92 तत्व है वो है प्राकृतिक तत्व, और जो 26 तत्व है वो है आपके कृत्रिम तत्व। इनको आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें कुछ होते हैं धातु, कुछ होते हैं अधातु और कुछ होते हैं उपधातु। तो चलिए तत्व के बारे में हम शुरू करते हैं। तत्व क्या है, अब तत्व होता क्या है कि तत्व पदार्थ का वह मूल रूप होता है। यानी कि पदार्थ का वह मूल रूप, पदार्थ का वह मूल रूप जिसको क्या किया नहीं जा सकता है, कि मूल रूप है जिसे रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा, किसके द्वारा, रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा
रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा अन्य सरल भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी कि तत्व के और विभाजन करना संभव नहीं है, उसको और टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता है। जैसे आप उदाहरण देख लीजिए, आपका ऑक्सीजन है, ओ क्या है, ऑक्सीजन। क्या अब इसको आप और भागों में तोड़ सकते हैं, इसके छोटे भागों, या और सरल पदार्थों में विभाजित कर सकते हैं? नाइट्रोजन है आपका, इसको और सरल भागों में विभाजित कर सकते हैं? कॉपर है, क्या और उसको विभाजित कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अर्थात पदार्थ का वह मूल रूप जिसको या जिसे रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा और सरल रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता है। अर्थात दूसरे रूप में अगर बात की जाए या उसकी दूसरे रूप में समझा जाए तो एक ही प्रकार के परमाणुओं का समूह है। अर्थात एक ही प्रकार के परमाणुओं का समूह है, एक ही प्रकार के परमाणुओं का समूह है, परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है? तत्व। क्या कहलाता है? तत्व। ठीक है। अब आप बात करें इस तत्व के बारे में, तो किसी तत्व का जो अणु एक परमाणु या एक से अधिक परमाणु से मिलकर बना होता है। यानी कि कुछ तत्व का अणु है वो या तो एक परमाणु या एक से अधिक परमाणु से मिलकर बना होता है। अगर इसका उदाहरण देखा जाए तो जैसे आपका आर्गन है, हीलियम गैस, आर्गन गैस, ये क्या होते हैं? तत्व के अणु उसी तत्व के केवल परमाणु से निर्मित होते हैं, यानी कि उन्हीं के एक परमाणु के द्वारा निर्मित होते हैं। जबकि कुछ जो अणु तत्व के अणु है वो दो प्रकार के अणुओं से मिलते हैं। जैसे ऑक्सीजन के दो परमाणु अणु होते हैं, एक O2 और एक O3 होते हैं, जो क्रमश से ऑक्सीजन के दो परमाणु तथा ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बने होते हैं। यानी कि जो O2 है वो ऑक्सीजन के 2 परमाणु से मिलकर बना है और जो O3 है वो ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना होता है। अब जो आपका O2 है, क्या है? O2, ये O2 क्या होता है? इसको डाइऑक्साइड ऑक्सीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन। अब दूसरा है ये डाइऑक्सीजन, यानी कि 2 परमाणु से मिलकर बना होता है। और एक आपका होता है O3 जो 3 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना होता है, जिसको कहा जाता है ओजोन। क्या कहा जाता है? ओजोन। ठीक है। अब अगर तत्व की परमाणुकता या ओटोमोसिटी के बारे में बात की जाए तो आप कह सकते हैं कि किसी अणु में उपस्थित तत्व के परमाणुओं की संख्या, उसकी क्या कहलाती है? परमाणुकता। जैसे O2 में ऑक्सीजन की परमाणुकता 2 है और O3 में ऑक्सीजन की परमाणुकता 3 है। अर्थात किसी अणु में उपस्थित तत्व के जो परमाणुओं की संख्या है उसको क्या कहा जाता है? परमाणुकता कहा जाता है। ये हुए आपके तत्व। अब अगर आगे के बिंदु के बारे में बात करें तो अगला टॉपिक आता है आपका यौगिक, जिसको कहा जाता है कंपाउंड। क्या कहा जाता है? कंपाउंड। अब अगर कंपाउंड के बारे में बात की जाते हैं या कंपाउंड के बारे में बोले या यौगिक के बारे में आपको समझाए, तो जो यौगिक होते हैं वो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं। किससे बनकर होते हैं? तत्वों से मिलकर बने होते हैं, जिसमें परमाणुओं का एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग क्रिया कर वो क्या बनाते हैं? आपके पदार्थ बनाते हैं या कंपोनेंट बनाते हैं। ठीक है। तो आप कह सकते हैं वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन करके बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके यौगिक कहलाते हैं। यानी कि यौगिक है उनमें 2 या 2 से अधिक तत्व उपस्थित होते हैं। बात करें हम नमक की, तो नमक एक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र होता है आपका NaCl। अब इसमें एक आपका Na यानी सोडियम है,
एक आपका क्लोरीन है Cl। तो इसमें कितने तत्व है? 2 तत्व है। कौन कौन से तत्व है? सोडियम और क्लोरीन। अगर आप यौगिक के दूसरे उदाहरण के बारे में बात करें तो उसका लेते हैं अपन जल, यानी कि जल ही जीवन है। जल, और इस जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है H2O। इसमें H2O है यानी कि हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु, अर्थात 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग कर जो बना होता है या जो बनाते हैं वो कहलाते हैं यौगिक। क्या कहलाते हैं? यौगिक। ये हुए थे जल और नमक, आपको यौगिक के उदाहरण बता दिए। आप एक देख लीजिए एक उदाहरण और, अमोनिया। क्या है? अमोनिया। अब अगर अमोनिया का सूत्र देखा जाए तो आपका अमोनिया का सूत्र होता है NH3। क्या होता है? NH3। अब NH3 को 2 भागों में बांटे तो ये जो कंपोनेंट है या जो यौगिक है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 3 अणुओं से, 3 परमाणु से मिलकर बना होता है। ये होता है आपका यौगिक। यौगिक भी आपको बता दिया था 2 होते हैं। एक होता है आपका कार्बनिक यौगिक। कौन सा यौगिक? कार्बनिक यौगिक। और दूसरा कौन सा होता है आपका? अकार्बनिक यौगिक, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड और अनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब अगर मैं सामान्य तौर पर अगर इसके बारे में आपको परिभाषा बताऊं, लिखना नहीं है आपको, सिर्फ और सिर्फ समझना है कि कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। कार्बनिक यौगिकों का मतलब है कि जिन यौगिकों का मुख्य घटक क्या हो? कार्बन हो, और कार्बन के साथ साथ जो कार्बन है वो किसके साथ जुड़ा हो? हाइड्रोजन के साथ हो। वे क्या कहलाते हैं? आपका कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। अर्थात जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, तेल है, ये जो आपका है ये होते हैं कार्बनिक यौगिक। एक कार्बनिक यौगिकों के बारे में बात की जाए तो वे यौगिक जिनका मुख्य घटक क्या नहीं होता है? कार्बन नहीं होता है, अर्थात उनमें कार्बन के हाइड्रोजन बंध अनुपस्थित होते हैं। क्या कहलाते हैं? एक कार्बनिक कंपोनेंट कहलाते हैं, अर्थात चट्टानें, खनिज आदि से प्राप्त होते हैं। यानी कि धावन सोडा जिसका सूत्र होता है Na2CO3, नमक जिसका सूत्र होता है NaCl। ठीक है, ये हुई थी आपकी किसके बारे में चर्चा? कार्बनिक और अकार्बनिक के बारे में। अब अगला टॉपिक आपका आता है मिश्रण। क्या आता है? मिश्रण, जिसको अंग्रेजी में मिक्सचर कहा जाता है। इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जो यौगिक था वो तो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात। अब अगर यौगिक इस मिश्रण के बारे में बात करें तो मिश्रण है वो 2 या 2 से अधिक यौगिकों के किसी भी अनुपात या तत्वों के किसी भी अनुपात, निश्चित अनुपात हो सकता है, में इस प्रकार मिलाए जाए कि जो संगठक है उनके रासायनिक गुणधर्म परिवर्तित नहीं हो। क्या नहीं हो? रासायनिक गुण परिवर्तन नहीं हो। उसको क्या कहा जाता है? मिश्रण कहा जाता है। अर्थात 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक किसी अनिश्चित अनुपात में इस प्रकार मिलाया जाए कि उसके संगठकों का रासायनिक गुण परिवर्तित नहीं हो। क्या कहलाते हैं? मिश्रण कहलाते हैं। अगर आपके मिश्रण का उदाहरण देख लें तो जल में चीनी का मिलना, जल में चीनी का मिलना, या आप कह सकते हैं चीनी और जल का मिश्रण या नमक का मिश्रण, ये क्या होते हैं? आपके मिश्रण के उदाहरण। अब अगर आपकी बात की जाए मिश्रण के प्रकार के बारे में तो मिश्रण होते हैं 2 प्रकार के, जिनको आप एक को कह सकते हैं समांगी मिश्रण। क्या कह सकते हैं? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण। क्या पेन की ब्राइटनेस कम हो गई है? चलिए वापस कर लेते हैं। ये लो वापस आ गया। अब समांगी मिश्रण के बारे में देखा जाए या समांगी मिश्रण क्या होता है इसको देखें तो समांगी मिश्रण एक ऐसा मिश्रण है जिसमें उसके घटक एक दूसरे में इस प्रकार घुले हुए होते हैं या मिले हुए होते हैं
कि पूरा मिश्रण है वो समरूप हो, अर्थात आप कह सकते हैं सभी अवयव एक ही अवस्था या एक ही प्रावस्था में हो, क्या कहलाते हैं? सममांगी मिश्रण कहलाते हैं। ठीक है, अर्थात इसके उदाहरण देखिए आप, जल में चीनी का विलयन, हवा का विलयन। क्या जल में आप चीनी को अलग अलग देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। अर्थात आप दूसरे रूप में कह सकते हैं कि ऐसा मिश्रण जिसमें उपस्थित सभी अवयवों को अलग अलग रूप में नहीं देख सकते हैं, क्या कहलाता है? आपका सममांगी मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? सममांगी मिश्रण कहलाता है। अब अगर बात करें विषमांगी मिश्रण की, तो ऐसा मिश्रण जिसमें सभी अवयव भिन्न भिन्न अवस्था में हो। किसमें हो? भिन्न भिन्न अवस्था में हो, अर्थात आप कह सकते हैं उनका जो मिश्रणों में उपस्थित जो अवयव है उनको हम अलग अलग रूप में देख सकते हैं, अर्थात अलग अलग रूप में देखा जा सकता है। वो क्या कहलाते हैं? आपके विषमांगी मिश्रण। और इसी के साथ आपका जो ठोस की ये पदार्थों की जो तीसरी अवस्था थी, गैस, उसके साथ प्लाज्मा और बोस यानी बोस कंडेंसेट आइंस्टीन, ये पूरी हुई। उसके बाद पदार्थों का जो वर्गीकरण था मुख्य रूप से 3 भागों में, तत्व, यौगिक और मिश्रण, इन तीनों के बारे में आपने चर्चा की। इस अध्याय का तीसरा और लास्ट पार्ट 3 कल पढ़ेंगे, और कल 3rd पार्ट के साथ जो आपका ये अध्याय है वो पूरा हो जाएगा। आशा है कि आपको ये वीडियो अवश्य समझ में आया है। आप अवश्य कमेंट करके बताएं। अगर आपकी कोई जिज्ञासा प्रश्न है तो आप हमें अवश्य बताएं। आज की कक्षा यही समाप्त होती है। धन्यवाद।